अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जो मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, जो कहानी मुझे साजिदा ने लाड़काना सिंध से भेजी थी, उसी का पार्ट 2 आज आपको सुनाने जा रहा हूं। साजिदा और उसकी फैमिली की वो सच्ची कहानी कि जब वो एक किराए के घर के अंदर जाकर रहना शुरू हुए, जो ना सिर्फ हॉन्टेड था बल्कि एक ऐसा घर था जहां एक दिन या एक रात से ज़्यादा कोई भी टिक नहीं पाया था, कोई भी किरायादार आता तो वो जिन्नात, वो वहाँ पे रहने वाली मखलूक उनको ऐसा डराती कि वो एक ही दिन या एक ही रात के अंदर अंदर वहाँ से चले जाते। लेकिन इस फैमिली ने ना सिर्फ 8 साल वहाँ पे गुजारे, बल्कि इतने वाक़यात जो इनके साथ हुए, फिर ये आदी से हो गए। कल जहाँ पे मैंने पार्ट 1 को ख़त्म किया था कि उनका भाई जब अकेला था और वहाँ उसकी आंखों ने वो मंज़र देखा कि किस तरह दरवाज़ा खुला, अलमारी खुद ब खुद खुल गई और कबड़ में से कपड़े उड़ उड़ के कोई बाहर फेंक रहा था, कपड़े उड़ उड़ के बाहर आ रहे थे, खिड़की बज रही थी और कमरे में इस अंदाज में लगता था जैसे ज़लज़ला आ गया और वो बच्चा भागकर बाहर चला गया, अपना मोबाइल तक अंदर छोड़ गया। हमसायों से मोबाइल लेके उसने कॉल की और रात बाहर गुजारी। क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि उन्होंने कहा था और भी बहुत सारे इस घर के जुड़े वाक़यात हैं जो आपको बताने हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि अहम इस कहानी से जुड़े वो वाक़यात जो अभी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो सबसे खौफनाक थे। क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक और घर के अंदर शिफ्ट हुए थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद उन्होंने अपना घर ले लिया जिसके अंदर आज वो रहते हैं। कुछ वाक़यात फिर से उन्होंने एक दो जो मिस हो गए थे उनसे, उस घर के हवाले से उन्होंने मुझे वो भी सेंड किए, और नए घर में क्या इस वक्त भयानक खौफनाक उनके साथ हो रहा है वो आज की कहानी में मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहती है हमारे एक भाई की उसी किराए वाले घर के अंदर शादी भी हुई थी, और ना सिर्फ हमने शादी की बल्कि हमारी जो भाभी आई थी वो हमारी फैमिली के अंदर एक नए मेंबर की हैसियत से उनका इजाफा हुआ था। हम लोग जो वहाँ पे रह रहे थे इन वाक़यात के काफ़ी हद तक आदी हो चुके थे, लेकिन शायद भाभी को अभी इन हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग बाहर सहन में बैठे थे और भाभी अपने कमरे में, शाम का टाइम था, अकेली थी। कि थोड़ी देर के बाद भाभी हाँपती कांपती, थर थर कांपती बाहर आ गई। उनका चेहरा खौफ से शदीद लाल सुर्ख हुआ था, वो कांप रही थी। साजिदा कहती मैंने देखा, मेरी बहनों ने देखा, हम जल्दी से खड़े हो गए, भाभी क्या हुआ? तो भाभी ने बताया, क्या तुम लोगों को मेरे चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही थीं? हम बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हों, क्या तुमने आवाज सुनी? और दोनों ही आंखों ने एक दूसरे को जवाब दिया, नहीं। और उसकी तरफ मुतवज्जो है कि भाभी हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, बताइए तो सही हुआ क्या? उनको पानी पिलाया, हौसला दिया, बिठा दिया, और तब उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं कमरे में लेटी हुई थी, मेरी आंख सी लग गई। मेरी आंख उस वक्त खुली जब मुझे लगा कि मेरा सांस नहीं आ रहा। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूं, किसी सपने में हूं या क्या है कि मेरा सांस नहीं आ रहा, कि मैंने अपनी आंखें खोल दी। मेरा पूरा वजूद जकड़ा हुआ था। जब मैंने आंखें खोली हैं तो मैं जाग चुकी थी, फिर भी एक दिमाग के अंदर एहसास था कि सो रही हूं या जाग रही हूं। दिमाग ने कहा तुम जाग गई हो, क्योंकि आंखें मैं घुमा पा रही थी पूरे कमरे की छत को, दीवारों को, कमरे में मौजूद हर शख्स, हर चीज़ को मैं देख पा रही थी, लेकिन वजूद को हिला नहीं पा रही थी। और उसकी वजह यह थी, मेरे वजूद के ऊपर कोई चढ़ कर बैठा हुआ था। वो इतना भारी भरकम था कि जिसकी वजह से मेरा सांस लेना दोबर हो रहा था। और इस तरह अभी चंद सेकंड ही हुए थे अपने उस वजूद को जकड़े हुए महसूस करके कि मैं सांस नहीं ले पा रही। ऐसा लगा किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रख दिए हों। ऐसे गर्म आग जैसे कोई आग से बने हुए
हाथ हों या आग की बनी हुई कोई चीज़ हो, वो मेरे गले तक आ गई और उसके बाद मैंने चीखना शुरू कर दिया। वो जो भारी भरकम चीज़ मेरे सीने पे बैठी थी, जिस कमरे में मैं अंधेरा करके लेटी थी, शाम का टाइम था और इंसान ने सोना हो तो लाइट बुझा देता है। मैंने भी लाइट बुझाई थी, अंधेरा था, लेकिन इतनी रोशनी तो बाहर से अंदर आ रही थी कि अंदर घुप अंधेरा नहीं था, लेकिन तब भी मेरे वजूद पे जो भी था मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसका वज़न इतना भारी भरकम था कि ना मैं अपने वजूद को, टांगों को, हाथों को, सर को, जिस्म के किसी हिस्से को ना सिर्फ मैं हिलाने से माजूर थी, हिला नहीं पा रही थी, बल्कि सांस भी नहीं आ रहा था कि उन्हीं गर्म तपिश वाले हाथों ने मेरे गर्दन को दबा दिया। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई। मैं जोर जोर से चीखें मार रही थी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और तुम लोग बाहर ही तो बैठी थी, तुम लोगों ने मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी। और तब हमने कहा, नहीं भाभी, हमने आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनी। काफ़ी हद तक जब उनको हौसला हो गया और वो नॉर्मल हो गई, तब हमने उनके साथ कहा, भाभी यहाँ एक और मखलूक भी रहती है। अब आप क्योंकि इस फैमिली का हिस्सा हैं, आपको भी बहादुर बनना होगा, आपको भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा उस मखलूक ने आपको अपना आप महसूस करा दिया है। लेकिन अब आपको हिम्मत दिखानी होगी। जब कभी आपके साथ ऐसा कुछ भी होने लगे तो आपने फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फौरी तौर पे चारों कुल पढ़ने हैं, फौरी तौर पे जो भी आपके दिमाग के अंदर आयत, कुरान मजीद की आयत आपको याद आती है, सूरत याद आती है, आपने पढ़ना शुरू कर देना है। क्योंकि अब उन्होंने भी इसी घर में हमारे साथ रहना था। अब वो भी इस घर की फैमिली मेंबर थी। वक्त उसी घर में इसी तरह गुजरा। साजिदा कहती हैं, सबसे ज़्यादा जो मसाइल थे वो मेरे साथ थे, सबसे ज़्यादा जो नज़र आता था वो मुझे नज़र आता था, मैं उसको बहुत ज़्यादा महसूस करती थी। इसी तरह एक दिन दोपहर का ये टाइम था, गर्मियों के ये दिन थे, मैं कमरे में बैठी थी और मैं सिलाई मशीन पे कपड़े सी रही थी। बिल्कुल जिस कमरे में मैं बैठी थी उसके बिल्कुल सामने सहन में, बरामदे में सहन में मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी। मैं अपनी सिलाई करती रही और जब मैंने अपना काम मुकम्मल किया और बाहर आई तो मेरी छोटी बहन मुझसे मुखातिब हुई, आपी मैंने आपसे पानी मांगा था, आपने मुझे पानी क्यों नहीं दिया? तो मैं चौंकी और कहा, कब मांगा? उसने कहा, आप जब अभी उठ के दूसरे कमरे में जा रही थी, वहीं पे ही पानी रखा था। तो मैंने कहा, मेरे लिए भी पानी लेते आइए। मैं एकदम से चौंक सी गई क्योंकि मैं तो अपने कमरे से उठी ही नहीं थी। तो मैंने उसे पूछा, क्या देखा? तो वो उस वक्त तक वो भी नहीं जानती थी कि मैं कमरे से उठी ही नहीं हूं। उसने मुझे नहीं, मेरी तरह के ही किसी वजूद को देखा था जो मैं नहीं थी। तो उसने बताना शुरू किया, आपी आप कमरे से निकली हैं, चलती हुई आई हैं, आपने शायद पानी पीना था तो आप साथ वाले कमरे में जा रही थी, तभी मैंने आपको आवाज़ दी कि आपी मेरे लिए भी पानी लेते आइएगा, और आप अंदर चली गई हैं। मैंने देखा नहीं आपने पानी पिया, क्या किया। उसके बाद आप वापस आई हैं और वापस जिस कमरे से आप निकली थी, जहाँ पे आप मशीन चला रही थी, उसी कमरे में आप दाखिल हो गई हैं। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरी बहन ने जिसको देखा है वो तो मैं हरगिज़ नहीं थी। घर में दो ही शख्स थे, मैं और मेरी बहन। तीसरी बहन कोई भी घर में उस वक्त मौजूद नहीं थी, सिर्फ हम दो बहनें मौजूद थीं। और मुझे उसने कमरे से निकलते हुए और दूसरे कमरे में जाते हुए देखा था और वापस कमरे में दाखिल होते हुए देखा था, लेकिन मैं तो एक सेकंड के लिए भी वहाँ से हिली नहीं थी। मैं तो उसी मशीन पर मुसलसल काम करते करते अभी ही उठ के आई थी। तो मैंने दोबारा उसे पूछा, किस वक्त की बात है? तो उसने बताया, आधा घंटा पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, 20-25 मिनट, आधा घंटा पहले। और मैं समझ गई जिस वजूद को मेरी छोटी बहन ने देखा है वो मेरा वजूद नहीं था। वो जो भी थी वो मेरे वजूद को धार के, उसने मेरे वजूद का रूप धार लिया था और मेरी बहन को मैं नज़र आ रही थी, लेकिन हकीकत में मैं नहीं थी, मैं अंदर बैठी थी। अब वाक़यात मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं तो मैं लिख लेता हूँ। वो कहती हैं,
ये वाक़या जो उन्होंने बताया है ये 2019 का था, जो कपड़े बैठी वो सिलाई मशीन पे कपड़े कर रही थी। वो कहती हमारे जो ऊपर वाला पोर्शन था जहाँ पे रूम भी बने हुए थे, चारपाइयाँ भी पड़ी हुई थी, अक्सर हम ऊपर भी सोते थे नीचे भी सोते थे, अक्सर चारपाइयाँ ऊपर पड़ी रहती थी। वो कहती हैं शुरू शुरू में तो हमें जो महसूस जो नहीं हुआ था, फिर बाद में कई दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि जब हम चल के ऊपर सेकंड पोर्शन पे जाते थे तो वहाँ पे जो चारपाइयाँ पड़ी होती थी, जिनके घरों में चारपाइयाँ, अब तो बेड सिस्टम आ गया हुआ है, जिनके घरों में चारपाइयाँ हैं वो जानते हैं। चारपाइयाँ कुछ इस अंदाज की होती हैं कि जब आप चारपाई के ऊपर बैठते हैं तो बैठने की भी एक आवाज़ महसूस होती है उस लकड़ी की और वो जिस मटेरियल से बनी होती है, और जब आप उठते भी हैं तो एक चरचराहट सी महसूस होती है उस चारपाई से कि इससे कोई उठ रहा हो। जब वो ढीली हो जाती हैं या वो उनका मटेरियल जिसको भी बना होता है ना वो ज़रा ढीला पुराना हो जाए तो ये उस वक्त आवाज़ आती है। पहली दफ़ा साजिदा कहती है कि जो मैंने ये आवाज़ को सुना था कि मैं जब चलती हुई ऊपर छत पे गई थी और चारपाई के जैसे ही करीब पहुंची तो मैंने किसी वजूद को भी चारपाई पे नहीं देखा था, लेकिन क्लियर ऐसी चरचराहट की आवाज़ थी जैसे अभी अभी इसी चारपाई से कोई उठा हो। और मैं साकित सी होकर पीछे हट गई क्योंकि क्लियर एक आवाज़ थी, चारपाई बकायदा हिली थी इस अंदाज में जैसे इस चारपाई से कोई उठा हो, और उठते हुए जिस तरह चारपाई हिलती है और हिलने से जो चरचराहट पैदा होती है वो चरचराहट की आवाज़ आई थी। अब मैं डर सी गई, काफ़ी देर ऐसी खड़ी रही इसी शशो पंज में कि क्या मैं इस चारपाई पे बैठूं या यहाँ से चली जाऊं। लेकिन कहती है हमारे अब्बा ने हमें जिस तरह कुरान मजीद पढ़ने की हिदायत की थी, जितना बहादुर बनाने की कोशिश की थी, कि थोड़ी देर उसी तरह गुमसुम सी खड़ी रही, क्या करूं, लेकिन आखिरकार मैं चारपाई पे बैठ गई। लेट नहीं सकी, कुछ देर बैठी और उसके बाद मेरे दिल में ये बात आई कि मैं एकदम से खड़ी हूं, क्या मेरे खड़े होने से भी वैसी चरचराहट पैदा होती है, वैसी आवाज़ सुनाई देती है जैसी अभी कुछ देर पहले मैंने सामने खड़े होकर आवाज़ सुनी थी जब मैं इस चारपाई पे बैठने की नीयत से आई थी। तो उसी वक्त मैं जब उस चारपाई से उठी हूं तो बिल्कुल वही सेम आवाज़ पैदा हुई है जो थोड़ी देर पहले मैंने सुनी थी, जैसे कोई उस चारपाई से उठ रहा था तो आवाज़ पैदा हो रही थी। अभी भी मेरे उठते हुए सेम उसी तरह की आवाज़ पैदा हुई। तो मैं समझ गई जब मैं इस चारपाई के करीब आई थी तो कोई यकीनन बैठा या लेटा था, और जब मैं करीब आई तो उसने मुझे जगह दी और वो वहाँ से उठा तो उस चारपाई से वैसी चरचराहट, वैसी एक आवाज़ पैदा हुई जो अभी अभी मेरे उठने से पैदा हुई थी। और उसके बाद ये एक मामूल हो गया था इस घर का कि पहली दफ़ा तो मैं नहीं बैठ सकी, थोड़ी देर बैठी और डर के उठ गई, लेकिन उसके बाद हम आदी से हो गए थे। जब भी चारपाइयों के करीब जाते तो दूर से ही हमें आवाज़ आ जाती चारपाई के ऊपर से कोई उठा है। चारपाई के जो चार पाए होते हैं वो बकायदा जब हिलते थे तो उन्हीं से ही आवाज़ पैदा होती थी और हमें पता लग जाता था कोई अभी अभी इस चारपाई से उठा है। और जब हम बिल्कुल करीब पहुंच जाते तो उसके बाद एक खामोशी सी छा जाती कि जो भी था वो उठ चुका है, तब हम जाके चारपाइयों पर लेट जाते थे। और अब हम जानते थे कि इस घर में जिनका वजूद है, जो रहते हैं, इतने हम आदी हो चुके थे, हमें इतना पता लग चुका था ये टोटल गिनती के 4 लोग हैं, शायद ज़्यादा हों। हम जिनको अभी तक महसूस कर रहे थे वो 4 थे। कैसे? वो कहती है इसी तरह इसी छत के ऊपर मैं एक दिन खड़ी थी, दरवाजे के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी, मेरा हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में मैं कोई काम कर रही थी। कल यार मेरी कान ने आवाज सुना जैसे कोई दौड़ता हुआ ऊपर छत पे आया है और साथ वाले कमरे में चला गया है। मैं मोबाइल में मसरूफ होने के बावजूद उस आवाज को क्लियर सुन पाई थी, जो दौड़ने की आवाज थी, जैसे कोई इंसान दौड़ता हुआ आता है और साथ वाले कमरे में चला जाता है। मैं उसी लम्हे यह समझी थी कि यह मेरी छोटी बहन आई है और वो अंदर गई है। मैं अपने मोबाइल में लगी रही, तब मुझे कोई
याद आया कि उससे बात करनी थी, तो मैं चलती हुई साथ वाले कमरे में गई उसी बहन से बात करने के लिए जो अभी दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। मैंने पूरा कमरा छान मारा, कोई भी नहीं था। मैं बाहर निकली हूं तो फिर से मेरे कानों ने दौड़ने की आवाज़ सुनी है। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया, कहीं मेरी छोटी बहन मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो मैंने ऊंची आवाज़ में अपनी बहन का नाम लेके पुकारा और उसको कहा, मुझे पता है तुम मेरे साथ शरारत कर रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, मैं डरती नहीं हूँ, जाओ जाओ जो करना है कर लो। तभी उसी लम्हे मेरे कानों ने जिस आवाज़ को सुना वो बिल्कुल मेरे सामने से दौड़ती हुई आवाज़ थी। अब उस तरह आवाज़ नहीं थी कि दौड़ता हुआ कोई कमरे में गया है, अब कोई मेरे बिल्कुल सामने से दौड़ा था और बिल्कुल पास से गया था। ऐसा झोंका सा आया तेज सा कि जैसे यहीं से कोई तेजी से दौड़ के गया हो, और एक हवा का गर्म झोंका सा भी क्लियर महसूस हुआ। अब वहम की गुंजाइश नहीं थी कि मेरी बहन या कोई मुझे डरा नहीं रहा, वही मखलूक थी जो इस वक्त यहाँ से दौड़ती हुई गुजरी थी और उसकी तपिश, उसकी गरमाइश हवा के झोंके के साथ मेरे चेहरे को महसूस हुई थी। मैं जल्दी से नीचे चली गई, लेकिन वो कह रही मैं अब आदी हो रही थी, अभी इसी घर में रहना था और वालिद और वालदा भी कई दफ़ा कह चुके थे बेटा डरना नहीं है, जब कभी खौफ आए डर लगे तो पढ़ाई कर लिया करो, अल्लाह का कलाम पढ़ लिया करो। तो अब हम डरते नहीं थे, अब इसी मखलूक के साथ जीना हमने सीख लिया था, क्योंकि ये चार थे, एक औरत एक मर्द। हमने जो उनको रूप में देखा था, इंसानी रूप में जिस तरह हमने उनको महसूस किया था क्लियर, एक मर्द एक औरत और दो उनके बच्चे थे जो हमें कई दफ़ा उस घर के अंदर नजर आए थे। एक बेटा ऐसा ही था जैसे उसकी उम्र 4-5 साल हो, और एक बिल्कुल छोटा बेटा ऐसा जो अभी चल भी नहीं सकता, रेंगता है नीचे, इतनी छोटी उम्र का। हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा हो, लेकिन अभी तक हमारा जिनसे पाला पड़ा था बच्चों से या बड़ों से, तो बड़ों में दो जिन्नात थे जो मर्द का रूप धार के हमारे सामने आए थे, औरत और मर्द का रूप धार के, और दो उनके बेटे थे। साजिदा कह रही है लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब आदत सी हो गई थी, तो इसलिए कुछ ज़्यादा फील नहीं होता था। हम इनके साथ रहते थे, अब उस तरह डर खौफ महसूस नहीं होता था जो पहले शुरू में हम आए थे, चीखें मारते थे और डर से हम भाग जाते थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं हो रही थी। और उसी घर का एक आखिरी वाक़या वो सुनाती हैं कि मेरी एक सिस्टर, ये माह रमज़ान का महीना था, हमने रोज़ा रखा, सहरी का टाइम था, ऊपर हम लोग थे। माह रमज़ान में एक बाबरकत महीना, जब लोग सहरी के लिए 2 बजे उठ जाते हैं और एहतमाम किया जाता है ताकि सहरी रखी जाए। बहुत मज़ाहिब के लोग मेरे स्टोरीज़ को सुनते, इसलिए मैं कुछ चीज़ें फिर वजाहत से बताता हूँ ताकि उनको भी समझ आ जाए। माह रमज़ान में लोग सहरी के लिए उठते हैं तो रात को 2 बजे उठ के खाना गर्म करना है, नई रोटियां पकानी है, बाकायदा खाने का एहतमाम किया जाता है। और जिस तरह खाना रात का 8 बजे लोग खाते हैं उसी तरह खाना खाया जाता है, तो उसको रोज़ा रखना कहते हैं। वो कहती हैं हम ऊपर थी कि हमने खाना वगैरह खा लिया, अब मेरी छोटी बहन नीचे जाकर वज़ू करना चाह रही थी, क्योंकि अब उसने नमाज़ पढ़नी थी, तो वो चाह रही थी कुल्ली वगैरह कर ले और मैं वज़ू कर लूँ और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैं और अम्मी ऊपर ही मौजूद थे, बाकी लोग खा के नीचे चले गए थे। तभी छोटी सिस्टर ने कहा, आपी मैं वज़ू करने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो हमें कह के सीढ़ियों की तरफ गई है ताकि वो नीचे जा सके। अभी वो सीढ़ियों के दरमियान में ही पहुंची है कि उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली है। मैं और अम्मी एकदम चौंके हैं, क्या हुआ, क्या देख लिया, और भागे हैं उसकी तरफ, तो वो थर थर कांप रही थी और दौड़ती हुई वापस ऊपर आ गई। क्या हुआ, क्या हुआ, अम्मी और मैं उससे मुसलसल पूछ रहे थे। जब वो इस हद तक नॉर्मल हुई कि बता सके, होशो हवास में आ गई, क्योंकि उसके होश ही जैसे उड़ गए थे, तो उसने कहा मैंने आज उसको उसके असली रूप में देखा है। किसको? उसने उसने इशारा किया सीढ़ी के साथ जो दीवार थी, कहाँ वो बैठा था वहां पे। कौन बैठा था? तब उसने उस दिन उसका हुलिया बताया कि जिस दिन उसने क्लियर उसको देखा था,
वो जो औरत और मर्द के रूप में नजर आते थे, हमें नहीं पता ये वही था रूप धार के बैठा था या कोई और थे। उनको तो हमने इंसान के रूप में देखा था, लेकिन बहन ने जिसको देखा जो सीढ़ियों पे बैठा था, वो काला स्याह था। उसके चेहरा बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन बालों से भरा हुआ था। उसकी आंखें इंसान से कई गुना बड़ी थीं, गोल गोल आंखें थीं। इंसान की बेज़वी होती हैं, वो गोल गोल आंखें थीं और लाल सुर्ख थीं। और जिस अंदाज में वो पाँव लटका के बैठा था दीवार पे, ऐसा था कि बालों से भरी हुई कोई बला टाइप सी हो, और वो इस अंदाज में बैठा था या बैठी थी, कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ खा रही थी या खा रहा था। उसके मुंह से जो आवाज़ आ रही थी, वो मुंह चला रहा था। ऐसा था जैसे कोई हड्डियों को, गोश्त की जैसे हड्डियां होती हैं, कोई हड्डियों को रड़कता है, हड्डियों को चबाता है इतनी ज़ोर से कि हड्डियां टूट जाएं। आपके मुंह में कोई हड्डी डाली जाए और आप उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दें तो हड्डी टूटने की जो मुंह में आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ उसके मुंह से आ रही थी कि वो कुछ हड्डियां खाते हुए चबा रहा था। और साथ ही मैंने देखा, मुझे देख के वो मुस्कुरा रहा है। उसकी बहुत ही लंबी सी नाक थी, ऐसी आंख जो इंसान की नहीं होती, इंसान की नाक से कई गुना बड़ी लंबी नाक थी जो सामने तक आई हुई थी। और नीचे ये जो थोड़ी होती है, ये चूंच की तरह थी उसकी, लेकिन बालों से ये सब भरा हुआ। नाक भी ऐसा लंबा सा था, लेकिन बालों से भरा हुआ। बहुत ही हैबतनाक था, बहुत ही खौफनाक था। सर पे छोटे छोटे उसी तरह बाल थे जैसे उसके वजूद पे बाल थे, अलग से कोई बाल नहीं थे उसके ऊपर। वो ऐसा काला स्याह सा था। वो कहती है मुझे नहीं पता वो बाल थे या मुझे लग रहा है बाल थे, लेकिन ऐसा घना जिस्म था जैसे उस पे बाल ही बाल हों। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक था। खैर, कहती है मैंने और अम्मी ने उसको फिर पढ़ने के लिए कहा, वो तिलावत करी, उसके ऊपर पढ़ के उसके ऊपर फूंका। वो खुद भी पढ़ती रही और थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गई और उसको हम नीचे लेके गए। उसने वज़ू किया और उसके बाद उसने नमाज़ पढ़ी। फिर एक टाइम आया, जिस तरह वो भाई के साथ वाक़या हुआ, बहुत सारे वाक़यात हुए, कि हमने इस घर को छोड़ दिया। उसके बाद वो कहती है हमने फिर से एक किराए पे घर लिया। वहाँ पे भी सेम इसी तरह का वाक़या हुआ कि मेरी बहन ने सीढ़ियों में ही किसी को दोबारा से बैठे हुए देखा, लेकिन फ़र्क ये था सेम हुलिया वैसा ही था जैसा हम उस घर में छोड़ के आए थे। उस बहन ने जब देखा था, दीवार पे वो बैठा था, बालों से भरा हुआ था, नाक उसकी लंबी थी, आंखें लाल सुर्ख और बहुत बड़ी बड़ी थी। ये भी बिल्कुल वैसा था, लेकिन वो कहती इसकी नाक छोटी सी थी। बाकी उसका पूरा हुलिया वैसा ही था, आंखें भी लाल सुर्ख वैसी थी, नाक सिर्फ छोटी थी। सिर्फ एक वाकया उस नए घर में जो हमने देखा था, लेकिन साजिदा कहती है एक गलती हमसे हुई थी। जब हमने वो किराए वाला घर छोड़ा था तो सबने तो नहीं, लेकिन साजिदा कह रही है मैं इतनी मानूस हो गई थी उन चीज़ों से, और मेरे एक दो और बहन भाई भी, कि हम जब उस घर को छोड़ रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, तो अब दिल उदास सा हो रहा था कि हमारे साथ जो यहाँ पे रहते हैं हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि कितना अच्छा हो अगर ये भी हमारे साथ हमारे नए घर में चले हैं। अब तो हम इनके आदी हो गए हैं, इनके बच्चों की शरारतें होती हैं, कोई चीज़ गिरती है, कोई आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, कुछ भी महसूस होता है तो अब डर नहीं लगता, बल्कि अब तो ये अपनापन सा इनके साथ लगना शुरू हो गया है। और हमने वहाँ पर अपनी इस दिल की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। साजिदा कहती है कम अकली में हमने ये जुमला तो दोहरा दिया 2-3 दफ़ा कि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन हमें नहीं पता कि ये हम जुमला अपने लिए, अपनी बहन के लिए या आने वाले वक्त के लिए क्या कहकर क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि वो कहती है कि कुछ उस घर को छोड़ने के बाद एक और किराए के घर में हम कुछ अर्सा रहे, उसके बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। हम अपने घर में तो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि साजिदा कहती हैं मेरे साथ तो उस पिछले घर में इतने वाक़यात हुए थे, इतना कुछ हुआ था, मैंने इतना कुछ देख लिया था कि बताने, छोटी छोटी बातें बताने बैठूं तो सर आपकी कहानी लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये है कि मैं एक वहाँ पे पीर साहब थे, उनके पास गई थी, उनको सारी सूरत हाल बताई थी
कि मैं अब चाहती हूँ कि ये जो भी मखलूक है मैं इसको महसूस ना करूँ, मैं चाहती हूँ मेरी इससे जान छूटे। नए घर में पहुँचने के बाद मैंने इस बात का इजहार किया था, बेवकूफ़ी से तो कह आई थी कि हम चाहते हैं आप हमारे साथ हमारे घर, नए वाले घर में चलें, लेकिन एक टाइम पर मैं ऐसी ज़िच हो गई कि मैं मजबूर हो गई। एक सैयदज़ादा एक कह रहे थे, बुज़ुर्ग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बुज़ुर्ग थे, उनके पास गई और उनसे कहा कि आप इलाज कर दीजिए। तो वो कहते हैं वो 3 घंटे मेरे ऊपर पढ़ाई करते रहे थे और कोई चीज़ हाजिर तो नहीं हुई, लेकिन ये हुआ था कि उसके बाद जब उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया, मैंने पानी पिया, मैं 3 घंटे मेरे ऊपर पढ़ते रहे। मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया था, बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, लेकिन जब वो पढ़ाई कर चुके मैंने पानी पिया तो इससे लगता था मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। ऐसा हल्का फुल्का इससे पहले मैंने ज़िंदगी में अपने जिस्म को इतना हल्का फुल्का महसूस नहीं किया था। और उसके बाद ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ फिर ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों का आमना सामना उस अंदाज में नहीं हुआ जैसे पहले होता था। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और मैं उससे जान छुड़ा चुकी थी। इसके बावजूद कि अब बहादुर हो गई थी, अब डरती भी नहीं थी, लेकिन मुझे उनसे जान छुड़ानी थी जो मैंने छुड़ा ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। वो कह रही है मैं एक दिन कॉलेज गई हुई थी और घर में मेरा भाई, मेरी बहन, 2 बहनें घर में थीं और फैमिली घर में नहीं थी। नाम उनका नहीं बताया, यहाँ पे उनका नाम बहन ही लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, फ़र्ज़ी नाम क्या रखना। साजिदा है तो राबिया कर लेते हैं फ़र्ज़ी नाम। फ़र्ज़ी उनने भी नहीं बताया, मैं रख रहा हूँ। राबिया उनकी एक बहन, वो कहती हैं वो मेरा भाई और एक और मेरी बहन मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं। कुछ देर बैठे रहे हैं कि राबिया, वो कहती है मेरी बहन, अब उनकी उम्र मेरे ख्याल में 17 साल है इस वक्त, तो उस वक्त वो तकरीबन 15 साल की थी या 16 की। ये अभी के वाक़यात हैं, 2 साल हुए हैं कोई। वो कहती हैं कि राबिया उठी है और मेरी अलमारी की तरफ चली गई है। उस अलमारी को खोला है तो उस अलमारी के अंदर मेरा मेकअप का सामान रखा था और मेरी ज्वेलरी रखी हुई थी, सारी कंप्लीट ज्वेलरी, लाइट भी और हैवी भी ज्वेलरी जब आप पहनते हैं, शादियों पे जानते हैं, सारी ज्वेलरी उसी अलमारी में रखी थी। बहनें अपनी बहनों की ज्वेलरी इस तरह इस्तेमाल करती होती हैं और बहनें मना भी नहीं करती। वो कहती है मैं तो वहाँ पे नहीं थी, मैं कॉलेज थी। उसने अलमारी खोली और उसके बाद मेरी जितनी भी ज्वेलरी थी उठाकर उसने पहननी शुरू कर दी। उसने दोनों हाथों को चूड़ियों से भर लिया। उसने जितने भी लॉकेट, बड़े बड़े हैवी भारी ज्वेलरी पड़ी थी, वो भी सारे गले में डाल लिए, कानों में लगा लिया, माथे पे लगा लिया, यहाँ तक कि जैसे कोई दुल्हन की तरह तैयार होता है ऐसे ही उसने ज्वेलरी से अपने आप को भर लिया। मेरा भाई और छोटी बहन उसको गौर से देखे जा रहे थे, ये क्या कर रही है। 1-2 दफ़ा उसको मुखातिब भी किया, उसने कोई तवज्जो नहीं दी। और उसके बाद उसने मेरे मेकअप का सामान उठाया और अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। वो दोनों बहन भाई जो आपस में बातें किए जा रहे थे, उन्होंने तवज्जो ख़त्म कर दी थी कि ठीक है, उसका दिल कर रहा है, बहन की ज्वेलरी है, पहन कर देख रही है, कोई बात नहीं। और वो अपनी बातों में मशगूल हो गए और उधर वो मेकअप करना शुरू हो गई। शीशे के सामने ना सिर्फ खड़ी हो गई बल्कि इस अंदाज में मेकअप करना शुरू हो गई जैसे वो कोई दुल्हन बनने जा रही हो, दुल्हन तैयार होने जा रही हो। वो मेकअप करना शुरू हो गई, अजीब व गरीब सा मेकअप। और जब पूरा वो मेकअप कर चुकी तो उसने मेरी एक लिपस्टिक उठाई और लिपस्टिक उठा के मेरा छोटा भाई और मेरी बहन अब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे कि ये काफ़ी देर से लगी हुई है। तब उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी हरकत करने जा रही है कि उसने लिपस्टिक उठाई और लिपस्टिक को जाकर माथे पर रख कर ऊपर की तरफ चलाना शुरू कर दिया। जैसे माथे में सिंदूर भरा जाता है, वो टिक्का सा लगाते हैं और माथे पे टिक्का लगा के ऊपर की तरफ कर देते हैं, ऐसे ही उसने लिपस्टिक से पूरा निशान डाल दिया माथे पे। जैसे अपने माथे पे एक संदूर लगाया। मुझे उसके लिए प्रॉपर, मैं माजरत खा हूँ, एक कहानी सुनाना मकसद है, किसी की दिल आज़ारी ना हो, तमाम मज़ा है मेरे लिए, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। तो वो कह रही है इस तरह जिस तरह वो संदूर भरा जाता है इसी तरह उसने लिपस्टिक से कर दिया और उसके बाद कह के लगाना शुरू कर दी। तो मेरा भाई पीछे से मुखातब हुआ, राबिया क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें। ये उसका कहना ही था कि राबिया जो हंस रही थी, शीशे में देख के मुस्कुरा रही थी, ऐसी हिस्ट्रियाई कैफियत में थी कि लगता ही नहीं था ये राबिया है, ये नॉर्मल है। एकदम से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई और उसने गुस्से से मेरे भाई को देखा। इतनी गुस्से से उसने गर्दन घुमाई और उसी वक्त उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे उसको शदीद गुस्सा आ गया था कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की।
और मेरा भाई सहम सा गया और उसने मुंह से एक चीख सी निकाली, अजीब सी आवाज सी निकाली, जैसे चीख से मिलती जुलती होती है, धाड़ से मिलती जुलती है, ऐसी अजीब सी धाड़। लाल सुर्ख आंखें कर हो गई इस बात पे, तुमने मुझे बुलाया क्यों, तुमने मुझे मुतवज्जो क्यों किया? मैं तो शीशे में किसी को देख रही थी, मैं तो शीशे में किसी को देख के मुस्कुरा रही थी, एक अजीब सी अंदाज में थी, किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी। तुमने मुझे बुला के मेरी तवज्जो वहां से हटा दी और एकदम गुस्से में देखा और एकदम धाड़ी जोर से मेरे भाई और मेरी बहन डर गए। ये धाड़ राबिया की धाड़ नहीं थी, ये धाड़ एक ऐसी अजीबो गरीब सी धाड़ थी। उससे पहले ये आवाज़, ये गुस्सा, ये लहजा उन्होंने कभी नहीं सुना था। वो सहम से गए और उसके बाद दोबारा उसने अपनी गर्दन मोड़ी और शीशे में देख के फिर से उसी तरह मुस्कुराती रही। वो दोनों भागकर बाहर आ गए। फिर एक दूसरे से जब मशवरा किया तो तब एक और सिस्टर भी वहां पे आ गई, उसको सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा चलो अंदर पढ़ो उसके ऊपर। वो तीन अंदर दाखिल हुए। अभी तक वो शीशे के सामने उसी तरह अजीब सी अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी कि हमने दाखिल होके उसको जैसे बुलाया तो उसने उसी तरह का फिर से रिएक्शन दिया, गुस्से में मुड़ के देखा और धाड़ी। तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। ऊंची आवाज में हम जब पढ़ रहे थे तो उसने कानों पे हाथ रख लिया और चीखे जा रही थी, जैसे कह रही हो बस करो, चुप करो, तुम्हारे अल्फाज मेरे काने के पर्दों को फाड़ देंगे, मेरे कान के अंदर तकलीफ दे रहे हैं, तुम्हारा ये कुरान मजीद पढ़ना मुझे शदीद तकलीफ का बायस बन रहा है। और मेरे बहन भाई पढ़ते रहे कि वो चीखें मारती 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 ढीली हुई है और उसके बाद वो बिस्तर पर उन्होंने पकड़ा है और वो गिर के सो गई है। उन्होंने सोई हुई का जल्दी से वो ज्वेलरी उतारी है, उसके मुंह से मेकअप साफ किया है, सारा कुछ। बहन समझदार थी, समझ गई कि एक अजीब हालत में थी, ये राबिया नहीं थी, कोई और था। जब ये नींद से उठेगी इसको पता नहीं लगना चाहिए वरना डर जाएगी। उसका मेकअप अजीब गरीब सा हो चुका था, उसने किया ही अजीब गरीब सा था। जब उसके हर चीज़ उन्हें उतार ली, ज्वेलरी वगैरह उतार ली, सारा कुछ, उसका मेकअप भी साफ कर दिया। और जब उठी है तो पहला सवाल उसने ये किया है, मैं यहाँ सोई क्यों हूँ, क्या हुआ है मुझे? और उसकी बातों से, उसके लहजे से पता लगता था अभी उसके ऊपर जो सिचुएशन गुजरी है वो नहीं जानती। और जब मैं शाम को कॉलेज से पहुंची तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे बताया कि ये हो चुका है। मैं भी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है मेरी बहन राबिया के साथ। मेरी बहन वो राबिया हर बात मुझे साथ शेयर करती थी और मैंने उसे कह भी रखा था अपने बहन भाइयों को, कभी कोई डर लगे, कभी कोई बात हो, मुझे ज़रूर बता दिया करो। तो मेरे बहन भाई अपना खौफ, अपनी डर, अपना वहम, कुछ भी उनको महसूस होता मेरे साथ शेयर करते। और उसी ही रात में सोई थी, चारपाई पे लेटी थी कि वही मेरी बहन चल के राबिया मेरे पास आई। मुझे कहती है आप भी, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों डर लग रहा है? कहती मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। और मैं उसके साथ बातें करना शुरू हो गई कि देखो डरते नहीं हैं, डरना नहीं चाहिए। मैं उसको ऐसी बातें समझाती ही जा रही थी कि थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसके कंधे हिलना शुरू हो गई, वो झटके मारना शुरू हो गई है। राबिया, राबिया क्या हो रहा है? कि मैंने देखा उसके हाथ पांव अकड़ना शुरू हो गए और अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। उसके हाथ पांव अजीब से टेढ़े मेढ़े से होते जा रहे हैं और मुट्ठियां से बंद करती जा रही है और झटके मारते मारते एकदम से मैंने देखा कि राबिया ने जब आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। और तभी राबिया के मुंह से एक आवाज निकली, अजीबो गरीब गला फाड़ने वाली आवाज। वो मासूम सी, वो कमजोर सी, वो प्यारी सी मेरी बहन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी और उसके वजूद के अंदर जिनात की हाजिरी हो चुकी थी। उसके अंदर जो धाड़ रहा था वो कोई मर्द था, मर्दाना सी आवाज थी जो उसके अंदर आ रही थी और वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी पड़ी तड़प रही थी और वो उसके अंदर बोल रहा था और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैंने देखा बाकायदा आज मेरी बहन के अंदर हाजिरी हो चुकी है, मैं भागी, भाई अब्बू उन सबको बताया, घर वाले जल्दी से भाग के आए तो चारपाई पे देखा
राबिया के अंदर आज पहली दफा फैमिली के एक फैमिली मेंबर के अंदर जिन की हाजिरी हो चुकी थी। और वो चारपाई पे जिस अंदाज में तड़प रही थी, उसका जिस्म जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, उसकी आंखों की हालत जो थी और उसके मुंह से जैसी खौफनाक आवाज़ें निकल रही थी, सारे समझ गए। तब पापा ने कहा सारे पढ़ो और पढ़ के इसके ऊपर दम करो। हम सब ने उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। हम उसके ऊपर पढ़ते रहे और जब हम पढ़ते थे तो उसके अंदर से वो जो था और धाड़े मारता था। वो बोल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन चीख रहा था, धाड़े मार रहा था। हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हमारी बहन आहिस्ता आहिस्ता सो गई और उसको नींद आ गई। पापा ने कहा अब इसको सोने दो। बच्चों से कहा, मुझसे कहा डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ, परेशानी की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाप था, बच्चों को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल और सिचुएशंस को वो समझ गए थे। सुबह पापा भाई सारे चले गए। उस दिन मैं घर पर थी, मैं, मेरा एक भाई, मेरी एक बहन। चुप चुप सी थी राबिया। साजदा उनका रियल नेम है, राबिया मैंने फर्जी रख दी है। साजदा कहती है दिन का टाइम था कि हम बैठे हुए थे, वो चुप चुप सी थी, तो एकदम ना बैठी बैठी लेट गई है। मैंने पूछा राबिया तबीयत ठीक है? चुप सी रही है। और थोड़ी ही देर के बाद उसके जिस्म ने फिर से झटके लेने शुरू कर दिए हैं। चारपाई पे लेटे लेटे उसका वजूद झटके लेना शुरू हो गया है। और तभी मैंने देखा उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए हैं। जैसे ही उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए हैं तो उसका वजूद जो था वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है। यानी इस अंदाज में नहीं कि हवा में लहराना शुरू हो गया, वजूद बिस्तर पर ही मौजूद था, चारपाई पर ही मौजूद था। जिस तरह इंसान टेढ़ा होता है और अपने एक हिस्से को ऊपर की तरफ उठाता है, वो अपने एक हिस्से को इसी तरह ऊपर उठा रही थी। और तभी उसके अंदर से आज हमने उस आवाज को सुन लिया। वो जो भी था आज उसके अंदर आ चुका था। हम सब, वो कहती हैं हम लोग सिंधी में बात करते हैं, हम सिंधी लोग हैं। मेरी बहन को उर्दू नहीं आती, बहुत टूटी फूटी मुश्किल से बोल पाती है। लेकिन वो जो उसके अंदर था, वो जब उछल रही थी, उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा हो गया और उसके अंदर से वो गुरगुराहट निकाल रहा था, अजीबो गरीब सी वो आवाज़ें निकाल रहा था और वो उसके अंदर हाजिर हो चुका था। तो तभी कहता है मेरी बहन ने जब आंख खोली तो मैंने पहली दफ़ा उसकी आंख को देखा था। ये आंखों के अंदर जो काले स्यासा ये बना हुआ था अदसा, ये निकल गया था, सिर्फ सफ़ेद ही उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। मैंने, मेरे छोटे भाई ने, मेरी बहन ने क्लियर उस आंखों को देखा, वो सफ़ेद हो चुकी थी। जो काला सा आंखों में बना हुआ ये गायब हो चुका था, ऊपर की तरफ हो गया था, नीचे हमें नहीं पता। आंखें उसकी सफ़ेद थी, जब उसने आंखें खोली तो टोटल सफ़ेद थी। हम डर गए। साजिदा कहती है मैं डरती नहीं, मैं भी डर गई। उसके अंदर हाजिरी हो चुकी थी। और जब मैं अपनी बहन से मुखातिब हुई, उसको कहा राबिया, राबिया क्या हुआ है तुम्हें? इंसान परेशानी में ऐसे ही लफ्ज़ अदा करता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी कि जब वो उठकर बैठी, हम उसके वजूद को पकड़ते और ऐसे वो अकड़ रही थी, तो तभी वो उसके अंदर से बोला। और वो उर्दू में बात कर रहा था, क्लियर उर्दू में बात कर रहा था। मेरी बहन को इतनी क्लियर उर्दू नहीं आती थी, ना बोल सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ शफाफ, जैसे कोई बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाला जिसका अंदाज ही उर्दू बोलना हो, वो उसी अंदाज में उर्दू में बात कर रहा था। और वो गुराती हुई आवाज में बोला है, मुझे जाना है, मुझे ले चलो। हम हैरान हो गए, इतनी क्लियर। और ऐसा गला था उसका, ऐसा लहजा था उसका कि जैसे किसी का भारी भरकम गला होता है, बेस में गला होता है, क्या हाल है, ऐसा गला। ऐसे ही गले में वो मर्दाना आवाज में बोला, भारी भरकम आवाज में, बहुत ही खौफनाक सी आवाज थी, मुझे जाना है, मुझे ले चलो। और जब उसने ये जुमला कहा, हम लोग जो थर थर कांप रहे थे, मैं उससे मुखातिब हुई, कहां जाना है तुम्हें, कहां लेके चलें तुम्हें? तो आगे से चुप रहा।
फिर से पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ लेके जाएं? तो वो फिर से गुस्से में धाड़ा, पहले से भी ज्यादा गुस्से में धाड़ा, मुझे जाना है, मुझे ले चलो। तो कहती है, मेरे पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने जल्दी से नाम लेने शुरू कर दिए, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें उस जगह जाना है। और जब मेरे मुंह पे ये लफ्ज आया, तुम्हें शहबाज कलंदर के मजार पे दरगाह जाना है, तो वो आगे से बोला, हां। मैं जितने भी नाम लेती जा रही थी वो चुप था। जैसे ही ये नाम आया, शहबाज कलंदर, तो उसने कहा हां। तो मैंने कहा ठीक है, हम तुम्हें शहबाज कलंदर की दरगाह ले जाएंगे, लेकिन मेरी बहन को तकलीफ मत दो, मेरी बहन को नुकसान मत दो, हम तुम्हें जरूर लेके जाएंगे। और मैंने बहन के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 मेरी बहन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गई। नॉर्मल होते 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 वो सो गई। हम तीनों बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आज हमने उसकी क्लियर उस आवाज़ को सुन लिया था, जो एक इंसानी भारी भरकम आवाज़ थी, जिसमें उसने इजहार किया था कि मैं एक जिन हूँ जो इसके वजूद के अंदर आ गया हूँ और अब सखी शहबाज कलंदर के दरबार पे जाना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। अभी उसको सोए 2-3 मिनट ही हुए थे कि फिर से देखा उसका जिस्म झटके ले रहा है और फिर से वो उठने की कोशिश कर रही है। अब हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि इस दफ़ा जब वो नींद से बेदार हुई थी तो उसका जिस्म बहुत ज़ोर से झटके ले रहा था, ऐसे कि अगर हमने उसके वजूद को ना पकड़ा, वो इतने ज़ोर से झटके थे शायद हवा में उठ जाएगी। इस दफ़ा उसके वजूद से झटके इतने खौफनाक थे कि मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मैंने, हमने हाथ पांव टांगे पकड़ लिए। हमने बकायदा उसको जंप लगाते हुए देखा। 2-3 दफ़ा जब उसने जंप किया ऊपर तो हम डर गए कि ये तो खौफनाक मंजर है। तब हमने उसको जोर से थाम लिया और वो धाड़े जा रहा था। अब उसकी आंखें ऐसी खौफनाक जो सफ़ेद थी, अब वो लाल सुर्ख हो चुकी थी और मेरे छोटे भाई को मुसलसल घूर के देख रही थी। मेरा भाई, मेरी बहन और मैं समझ गए थे, जो देख रही है, देखने वाली तो राबिया है, लेकिन जिसने इसकी आंखें लाल सुर्ख कर दी हैं, जो इसके वजूद के अंदर बोल रहा है, वो राबिया नहीं, वो कोई जिन है। मेरा भाई डर के पीछे हटता, मैं उसको कहती, डरो मत, डरो मत, इसको पकड़ के रखो। वो उसको पकड़ता, हम उसके ऊपर पड़ते। थोड़ी देर के बाद वो फिर से सो जाती और 3-4 मिनट के बाद फिर से जाग जाती। ना सिर्फ जाग जाती थी, बल्कि उसका जिस्म झटके लेता इतने जोर से कि हमें उसको पकड़ना पड़ता, वरना वो छलांग लगाती थी जैसे उड़ सी जाएगी, फजा में उड़ जाएगी। वो उसके वजूद को उठा के ऊपर ले जाएगा। और हर दफा उसी मेरे भाई को घूर के देखती तो मेरे भाई ने खौफ के मारे उसकी टांगें छोड़ी और बाहर भाग गया, बुलाने के लिए, कि मदद के लिए किसी को बुला सकूं। साजिदा कहती है, मैं जिंदगी में कभी डरी नहीं, जिंदगी में इतनी कभी नहीं डरी, मैंने जिंदगी में कभी इतनी परेशानी नहीं ली जो वो दिन जो मैंने अपनी बहन को इस हालत में देखा था। आज भी आपको कहानी सुनाते हुए उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी उस मंजर को याद करते मैं खौफ से कांप रही हूं कि मज़र सर, वो बहुत भयानक मंजर था। मैंने बहन को जिस तकलीफ में देखा था, और वो जो अंदर था, जो भी था, वो हमसे बात कर रहा था और उसको उड़ाने की कोशिश करता था, उसको उठाने की कोशिश करता था। वो जंप लगाती थी, नीचे लेटे लेटे कोई ऊपर की तरफ जंप नहीं कर सकता। आप सीधे सोए हों और ऊपर की तरफ जंप करें, आप नहीं कर सकते, लेकिन वो जंप करती थी और हम हैरान थे, इंसान तो ऐसे जंप कर ही नहीं सकता, तो ये नाजुक सी लड़की कैसे जंप कर सकती है इतना ऊंचा। लेकिन वो जंप कर रही थी, लेकिन वो जंप नहीं कर रही थी, वो उसको ऊपर उठा रहा था। मैं अपनी बहन को उसी बुजुर्ग के पास लेके गई जिसके पास मैं अपनी आप को लेकर गई थी, अम्मी के साथ लेके गई थी, जिसने मेरे ऊपर पढ़ाई की थी। 3 घंटे बाद मेरा वजूद बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं हल्की फुल्की हो गई थी। अम्मी मैं उसको लेके गए उसी बुजुर्ग के पास, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की। उस वक्त जब वो बुजुर्ग पढ़ रहे थे तो वो बोला तो नहीं, वो उससे कई सवाल करते रहे, उसको मुखातिब करते रहे, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। वो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो गुराती रही। उसके बाद काफ़ी जब उन्होंने पढ़ाई कर ली, उसके बाद उनको तावीज़ कमर पे बांधने के लिए दिया, दूसरा तावीज़ गले में पहनने के लिए दिया, तावीज़ पानी में घोल के दिया, पानी दिया, जो कुछ भी किया, लेकिन हमें इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो बुज़ुर्ग उस पर कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ताकतवर है, अभी इसको दवाएं, इसको ये तावीज़ और ये पानी पिलाते रहें, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन साजिदा कहती है, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि नहीं, पीर साहब के बस की बात, बुज़ुर्ग की बस की बात नहीं है। हम उसको घर ले आए।
अब उसकी हालत फिर इस तरह हो रही थी कि मेरा भाई एक लड़का था जो रूहानियत को जानता था, अमलियात को जानता था, उसको ले आया और उसने मेरी बहन के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ाई करता गया मेरी बहन के अंदर हाजिरी होनी शुरू हो गई और वो फिर से उसके अंदर हाजिर हो गया। एक मासूम लड़की कितना ताकत रखती है। वो कहती है जब वो पढ़ रहा था वो लड़का, तो इतना उसके अंदर ताकत हो गई थी, भाई, दोनों भाई, मैं, बहनें उसको पकड़ रही थी, लेकिन वो ऐसे हमें छुड़वाती थी कि हम हैरान हो जाते थे। ऐसी नाजुक सी, ऐसी पतली सी, कमज़ोर सी लड़की के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई है कि 4-5 लोगों को यूं हिला के रख देती थी। और जब वो हाजिर हुआ तब उर्दू में बोला, तो भाई ने, बाकी घर वालों ने भी सुना। तो उस लड़के ने उससे पूछा, क्या चाहता है तू आखिर? तो वो उर्दू में मुखातिब हुआ। भाई भी हैरान रह गए, इतनी ज़बरदस्त उर्दू वो तो नहीं बोल सकती थी। वो उर्दू में बोल रहा था कि मैं इनको बता चुका हूं मैं क्या चाहता हूं। और जब उसने ये लाइन बोली तो उसने मेरी तरफ और भाइयों की तरफ देखा। उस लड़के ने जैसे पूछना चाह रहा हो कि तुम्हें बता चुका है, तो हमने गर्दन हिला दी कि हाँ, हमें बता चुका है। वो काफ़ी पढ़ता रहा, काफ़ी कोशिश करता रहा और उसने कहा, इसको वहीं पे ले जाओ जहाँ पे इसने कहा है, जहाँ पे ये जाना चाहता है, इसको वहाँ पे ले जाओ, ये ठीक हो जाएगी। मैं पानी दम करके देता हूँ, मैं तावीज़ देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी, बस इसको वहाँ पे ले जाया करो, उसके बाद ये ठीक रहेगी। काफ़ी जब कोशिश कर चुका, पानी वगैरह दम करके चला गया, तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल था, ये कैसा ठीक करना हुआ? अगर हमने अपनी बहन को दरबारों पे ही लेके जाना है इसको राज़ी करने के लिए जो उसके अंदर है, तो फिर ये ठीक तो ना हुई, वो तो उसके वजूद के अंदर मौजूद है। हमने तो इस लड़की को इसलिए बुलाया था कि उसके वजूद से निकाल के दे, लेकिन उसने कहा था आप लोग उसको लेके जाएं, वो मान जाएगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं था सोचने के लिए, क्या करें? लेके जाएंगे, वो तो मजबूरी ही, नहीं लेके जाएंगे। वो तड़पा रहा था, मेरी बहन को तकलीफ दे रहा था, मासूम सी, नाजुक कली सी थी वो, और बहुत तकलीफ में थी। फिर हमने फैसला किया कि कल ही सुबह उठते ही इसको शहबाज कलंदर के यहाँ ले चलते हैं, उसके मज़ार पे चलते हैं। हम लोग जब उसको शहबाज कलंदर के मज़ार की तरफ लेके जा रहे थे तो रास्ते में भी उसके अंदर हाजिरी हो रही थी और वो झटके मार रही थी। हम उसको पानी पिला देते, वो सुकून में आ जाती, उसके मुंह पे पानी के छींटे मार देते, वो सुकून में आ जाती, लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद उसके अंदर हाजिरी हो जाती। खुदा जानता है हम कैसे मुश्किलों से शहबाज कलंदर के दरबार पे पहुंचे। वहां पे धमाल हो रही थी। मेरी बहन ने जब उस धमाल को देखा तो वो देखती ही रही। उसकी आंखें उसी तरह लाल सुर्ख हो गईं। ऐसा लगता था जैसे उठेगी और ये धमाल डालना शुरू कर देगी। मैं, अम्मी उसको पकड़ के दरबार के अंदर लेके गए, जहां जहां उसको लेके जा सकते थे, जहां जहां वो जाना चाहता था, जो उसके अंदर हाजिर था, जो हम जानते थे वो उसके अंदर हाजिर है। आंखें वो झपक नहीं रही थी, आंखें एक जगह पे साकत थी। उसको जहां जहां पे लेके जा रहे थे पलकें वो झपक नहीं रही थी। एक दफ़ा भी उसने पलकें नहीं झपकी थी, बस वो देखी जा रही थी और उसको पकड़ के हम लेके जा रहे थे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और जब सब जगह उसको दिखा दिया तो वो हमसे मुखातिब हुआ। मैंने और अम्मी ने हौसला कर से उससे पूछा। वो उसके वजूद के अंदर था। ऐसा लगता था जैसे दरबार के आके वो खुश सा हो गया है। वो मुस्कुरा रही थी, उसके मुस्कुराने से ऐसा लगता था जैसे वो खुश सी है। तो हिम्मत करके हमने उससे पूछा, कौन हो तुम? और उसने मेरी तरफ और अम्मी की तरफ इस अंदाज में देखा, मुस्कुरा के, जैसे कि मैं खुश हूं, हाँ पूछो क्या पूछना चाहती हो, आज मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा। तो उसने कहा, मेरा नाम चंदू है। ये उसका रियल नाम है, यहाँ पे मैं फर्जी नहीं बता रहा। उन्होंने कहा था सर आप देख लीजिएगा रियल बताना है या नहीं बताना। मैं आपको रियल बता देती हूँ। तो मुझे रियल बताना ही है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं, मैं रियल ही बता रहा हूँ। उसने कहा मेरा नाम चंदू है और मेरी उम्र 125 साल है। जब तुम उस किराए के उस पुराने घर में रहते थे तो मैं वहीं से गुजर रहा था उड़ता हुआ।
इसको मैंने देखा था, ये रो रही थी, और जब मैंने इसको वहां पे रोता हुआ देखा था तो मैं रुक गया था, और उसके बाद मेरा इस पे दिल आ गया। ये मुझे अच्छी लग गई। मैं तो गुजर रहा था, लेकिन क्योंकि उस घर में उसी मखलूक का बसेरा था जो मैं हूं, जिससे मेरा ताल्लुक है, उसी कबीले से ही उसका ताल्लुक है, जिनात का कबीला, तो इसलिए मैं उस घर पे चौंका था कि इस घर में भी मखलूक है। लेकिन उस घर में इस लड़की का रोता हुआ देख के मेरा ऐसा दिल आया कि मैं उस दिन से इसके साथ हूं। मैंने अपना आप जाहिर नहीं किया था। जब तुम लोग अपने इस घर में आए हो तो तब आके मैंने अपना आप जाहिर कर दिया है कि हाँ, मैं इसके अंदर रहता हूं, मैं इसके साथ हूं, और अब इसी के साथ ही रहूंगा। तो तुम लोग एक बात कान खोल के सुन लो, हर साल तुम मुझे यहां लेके आओगे, और जब जब हर साल के अलावा साल में एक दफ़ा जो एक ख़ास दिन है वो तो तुम लेके ही आओगे, और जब जब मैं कहूँगा तब भी तुम मुझे यहाँ लेके आओगे। और ये मेरी है, तुम इसकी शादी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो इसका बहुत भयानक अंजाम होगा, इसके लिए भी और बाकी घर वालों के लिए भी। तुम चाहो भी मुझे निकलवाना तो तुम लोग मुझे नहीं निकलवा सकते। मैं बहुत ताकतवर हूं। बस अब ये मेरी है और इसको दरबार पे लेके आना। उसने बहुत सारी बातें बताई, जितनी बताने वाली है मैंने यहां पे स्टोरी में बता दी, और उसके बाद वो उसको लेकर घर आ गए। साजिदा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो वाकई बहुत ब्रेव हैं। वो कहती है मैंने जब से आपकी वीडियोस देखनी शुरू की है मदर सर, मैं बहुत पढ़ भी लेती हूं, पढ़ के दम भी कर लेती हूं। मैं बहुत जो डरती थी पहले, या मेरे अंदर वो था, अब उस तरह नहीं है। मैं काफ़ी बहादुर हो गई हूं। मैंने आपकी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं ये जानती हूं, ये जितना ताकतवर है आज भी मेरी बहन के वजूद के अंदर रहता है, अब भी वो हाजिरी रखता है। लेकिन एक अच्छी बात कि आपका पानी जो दम करते हैं, डायरेक्ट अभी आपसे दम नहीं कराया, ख्वाहिश रखते हैं कि आप इसका इलाज करें, लेकिन जब मैंने आप जुमे वाला आपका पानी होता है वो दम करा के उसको दिया है तो उसको बहुत आराम आया है। मुझसे मेरी बहन ने वो बातें भी कही हैं जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो मुझसे बातें करेगी। ऐसी हिम्मत का इजहार किया है जिससे मुझे लगा है कि आप उसका इलाज कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि कहती है मैंने एक दफ़ा लाइव शो में अपनी बहन का भेजा था और आपने यही कहा था उसके साथ जिनात का मसला है, और उसके बारे में उसको बताया था कि उसको ये कहो वो ठीक हो जाएगी। और वो वीडियो मैंने आपके चला के दिखाई है अपनी बहन को, ये उनके अल्फाज हैं। मैं यहाँ पर चला भी देता ये, लेकिन इजाज़त नहीं। मैंने पूछी उनसे कि आपकी ऑडियो आवाज़ को चला सकता हूँ, नहीं। तो कहती हैं कि मैंने उसको जब वीडियो भी दिखाई तो उसने बहुत हिम्मत पकड़ी और कहा बाजी मुझे उम्मीद है, ये बाकायदा उसने कहा कि मदर साहब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं, ये मेरा इलाज कर सकते हैं। कहती है मेरी बहन ने इस बात का इजहार किया है बाकायदा कि उसको भी यकीन है कि यह शख्स इलाज कर सकता है जिसका नाम मजहर मलिक है। तो सर हमारी बहन की हेल्प कीजिए, खुदारा हमने उसकी शादी भी करनी है, वो शादी नहीं करने देगा। आज भी उसके वजूद के अंदर रहता है, आज भी जब फरमाइश करता है तो हम उसको सखी शहबाज कलंदर के दरबार पे लेके जाते हैं, मज़ार पे लेके जाते हैं, लेकिन वो आज भी उसके साथ है। हम हर जगह से तोड़ कर आ चुके हैं, हर जगह से इलाज कराने की कोशिश की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उल्टा ये ज़रूर हुआ है जब कभी हम तोड़ कराने की, इलाज कराने की कोशिश करते हैं, वो बहुत गुस्से का इजहार करता है, ऐसे गुस्से का इजहार करता है कि हम लोग डर जाते हैं। लेकिन आपका जब पानी पिलाया है तो मैंने पहली दफ़ा अपनी बहन को हिम्मत करते हुए देखा है, उस तरह गुस्से करते हुए नहीं देखा कि बाकी इलाज कराने पे जो उसका रिएक्शन होता था, आपके दम किए हुए पानी से उसका वो रिएक्शन नहीं आया, बल्कि उसने हिम्मत पकड़ी और कहा है इन पे मुझे उम्मीद है ये मुझे जान छुड़वा देंगे, मदर साहब से कहें मेरी जान छुड़वाएं। तो मैंने उनको वॉइस मैसेज भी कर दिया है कि आप, उन्होंने मुझे बहन की तस्वीर भी भेजी हुई है, पूरी डिटेल भी भेजी हुई है। तो मैंने कहा मेरी बहन मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, तो बहुत आम सा केस है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बल्कि मैं आपको सुना भी देता हूँ वॉइस। चलें वॉइस क्या सुनानी, नहीं मैंने आपको मैं सुना देता हूँ उनकी आवाज़ भी अपनी भी। मैंने कहा परेशान क्यों हो रहे हैं, बेफिक्र हो जाएं। मेरी बहन से सिर्फ आपने एक काम करना है, जब भी जिनके अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है मुझे वीडियो कॉल करें, तो आपका नेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं उस घर में मौजूद हूँ, फिर तो मेरे लिए मुश्किल नहीं, मेरे सामने होगी, मैं फ़ौरन से पहले कर दूंगा। लेकिन अगर आप
वीडियो कॉल के ज़रिए मुझसे राब्ते में हैं और मैंने जिन्नात की हाज़िरी करवानी है और मैं जिन की हाज़िरी करवा भी देता हूँ और आगे आपका नेट बंद हो जाता है, मेरा राब्ता ख़त्म हो जाता है, आपके लिए परेशानी बन जाएगी। वो तो मेरे से जब तक वो बात कर रहा होगा, जिन औरत होगी या मर्द होगा, जो भी होगा, मुझसे जब तक बात कर रहा होगा, उस वक्त तक वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो कंट्रोल में होगा। लेकिन जब मेरा राब्ता अगर कट गया, वीडियो कॉल बंद होगी, तो आपके लिए मुश्किल आ जाएगी, फिर वो लड़ पड़ेगा, खौफनाक हो जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए डरना नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, 2-3 मोबाइल हाथ में पकड़ लें, एक का डिस्कनेक्ट हो, वाईफाई भी हो, दूसरा भी हो, पकड़ें इंशाअल्लाह ताला, और एक बंदा ऐसा साथ बिठा दें जो ज़रा दीनदार हो, जो ज़रा डरने वाला ना हो, ज़रा बहादुर हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, वो पास बैठे, ताकि अगर कहीं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होता भी है ना, तो मैं उसको 2-3 चीज़ें बता देता होता हूँ। ऐसे कई केस हुए हैं कि जब ऐसे होने लगा तो मैंने कहा जस्ट हो ना, मैं राब्ता कर लूँगा, तुमने ये सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद मैं इसकी ऐसी की तैसी बजा दूंगा और ये चला जाएगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी दे रहा हूँ। अल्लाह का कलाम दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर कलाम अल्लाह का कलाम है। सिर्फ मुझसे राब्ता कीजिए, टाइम बनाइए, मैंने आपको वॉइस मैसेज भी कीजिए, यही किया कि अमेरिका और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस है, और मुझसे सिर्फ टाइम बना लीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, बहन को सामने बिठाइए। ये मेरा आपको वादा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, ऐसी की तैसी फेर दूंगा इसकी। इससे बड़े बड़ों की मैंने ऐसी की तैसी फेरी है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इस वक्त ये है अल्लाह की मखलूक के काम आना, और रब का कलाम है मेरे पास। मेरा उस्ताद जो है वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो इसलिए बहुत छोटी सी चीज़ है मेरे लिए। बस आप राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसी की तैसी सारी ज़िंदगी के लिए जाएगा और आपकी फैमिली के करीब कभी नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये साजिदा की लाड़काना सिंध की कहानी थी, उनकी फैमिली की, जो मैंने आपको सुनाई। और भी कहानियां हैं, इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको सुनाता रहूँगा। मज़ीद जो लोग मुझे अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे कहानियां सेंड करें। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, कहानी लिख के भेजें, तो आपने आखिरी लफ्ज़ ज़रूर लिखना है, उर्दू में कहानी या फिर इंग्लिश में स्टोरी, STORY, इंग्लिश में स्टोरी लिखें या उर्दू में कहानी, आखिर में आपने लाजमी लिखना है। अगर आप लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पर आपने कहानी भेजनी है वो है 92, पाकिस्तान का कोड है, शुरू में प्लस का निशान लगता होता है, जमा का निशान जिसको कहते हैं, +92 313665550। मैं रिपीट कर देता हूं, +92 313665550। उर्दू में इसको बोलेंगे जमा 923136655500। इस पे आप मुझे अपनी स्टोरी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी बहुत जल्द प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।